दोस्तों नमस्कार। 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है। कल बिहार से चंदौली में प्रवेश किया था राहुल गांधी ने और आज वो उत्तर प्रदेश के सबसे भाजपा के मजबूत गढ़ में थे, बनारस में। वही बनारस जहां 2014 में और फिर 19 में नरेंद्र मोदी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा। 14 में ये कहते हुए वो काशी पहुंचे थे कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। आज वहां काशी विश्वनाथ मंदिर और बड़ा कॉरिडोर बनकर के तैयार है। काशी को नए ढंग से नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीति के अनुसार चमकाया है। उसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर में राहुल गांधी ने आज बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी किए और बाहर निकल करके एक जनसभा को भी संबोधित किया। बड़ा जोरदार हमला किया उन्होंने मीडिया पर और यह भी कहा कि इस देश में किसानों, मजदूरों, नौजवानों की बात मीडिया में नहीं दिखाई जाती। हमने भारत जोड़ो यात्रा की, अब इस यात्रा पर हैं, लेकिन मीडिया में सिर्फ नरेंद्र मोदी दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश वो जगह है जो भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की राजनीति की प्रयोगशाला बनी 90 के दशक में। जब मुंबई में 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और उसके अपने पहले चुनाव में केवल 2 सांसद चुनकर के पार्लियामेंट पहुंचे, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। भारतीय जनता पार्टी और उसके पीछे खड़े हुए सांस्कृतिक संगठन आरएसएस ने इस बात को समझ लिया था कि ऐसी राजनीति के जरिए वो सत्ता में नहीं पहुंच सकते। इसलिए उन्होंने समाज को विभाजित करने का पूरा एजेंडा तैयार किया और उसके लिए मुद्दा बना राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का वो विवादास्पद स्थल। और वहां को सेंटर में रख करके राजनीति तब शुरू हुई जब बीपी सिंह की सरकार ने ओबीसी को आरक्षण दे दिया मंडल कमीशन के आधार पर। और जैसे ही मंडल कमीशन का विरोध शुरू हुआ, खास करके अपर कास्ट में पिछड़ों के आरक्षण का जो विरोध शुरू हुआ, इसको भुनाने की कोशिश अटल और आडवाणी ने की। इस मंडल के बरक्स उन्होंने कमंडल की यात्रा शुरू की। सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक की वो पूरी रथ यात्रा प्लान की गई और उस रथ पर महारथी हुए आडवाणी और उनके सारथी बने नरेंद्र मोदी। और वो यात्रा बिहार में रोकी लालू प्रसाद यादव ने। लेकिन उसके बाद का पूरा परिदृश्य आज की राजनीति का गवाह है कि कैसे 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में उस राजनीति को फिर से कांशीराम और मुलायम सिंह ने रोक लिया। लेकिन वो गठजोड़ लंबे समय तक नहीं चला। 2 जून 1995 को गेस्ट हाउस कांड होता है, मायावती पर हमला होता है और उसके बाद सपा और बासपा का वो गठबंधन टूट जाता है। दूरियां ही नहीं बढ़ती हैं, कटुता बढ़ती है। और उसने एक रास्ता दे दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे समाज को विभाजित करके हिंदुओं के भीतर वो सांप्रदायिक भावना पैदा करके और जातियों के भीतर के अंतर्विरोधों को हवा दे करके वो एक अपना जनाधार बढ़ाते चले गए। यादव के बरक्स उन्होंने कल्याण सिंह जैसे लोध नेता को खड़ा किया, विनय कटियार जैसे कुर्मी को खड़ा किया, उधर उमा भारती को खड़ा किया और ऐसे ही
करीब दर्जन भर बड़े चेहरे ओबीसी समाज से निकल करके आते हैं, जिसने अपर कास्ट से आगे बढ़ करके ओबीसी समाज में और नॉन जाट और दलित में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता पैदा किया। ये जो रास्ता बना था उसमें भी अटल बिहारी वाजपेयी कभी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में नहीं पहुंचे। हालांकि वो 2 बार प्रधानमंत्री हुए, एक पूरे 5 साल की उन्होंने सरकार चलाई एनडीए की। लेकिन ये अवसर तब मिलता है नरेंद्र मोदी को जब वो गोधरा दंगों में हिंदू हृदय सम्राट बनते, फिर कारपोरेट के रथ पर सवार होकर के 2014 में बाया काशी दिल्ली के तख्त पर विराजमान होते हैं। ये जो पूरी राजनीति है और फिर 2019 में उसको वो दोहराते हैं। इधर राम मंदिर बनकर के तैयार हो गया, उद्घाटन भी हो गया, और राम मंदिर के उद्घाटन में कांग्रेस पार्टी को भी विपक्ष के कई दलों को बुलाया गया था। कांग्रेस ने सीधे इनकार कर दिया। लोगों को ऐसे लग रहा था कि जैसे कांग्रेस पार्टी को के पास कोई जवाब नहीं है और वो राम मंदिर के मुद्दे पर घिर जाएगी। लेकिन राहुल गांधी ने बड़ी समझदारी के साथ जो बयान किया, उन्होंने राम मंदिर के उस उद्घाटन समारोह पर ही सवाल या निशान खड़ा किया और कहा कि उस समारोह में कोई भी किसान, मजदूर, कमजोर, वंचित नहीं था। यानी वो पूरा जो समारोह था वो एक ऐश्वर्यशाली इवेंट था, जिसमें फिल्मी सितारों से लेकर के क्रिकेट के खिलाड़ी और पूंजीपति दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज टाइकून मौजूद थे। यहां तक कि शंकराचार्यों को जगह नहीं मिली थी। यानी जो पीआर के लिए काम कर सकते थे, जो नरेंद्र मोदी की उस इमेज को बढ़ा सकते थे, केवल उन्हीं लोगों को बुलाया गया था। उसमें कोई दलित, वंचित, गरीब, किसान, मजदूर, रिक्शा वाला नहीं था। यह सवाल उठा करके बेदम कर दिया राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के तर्कों को। और वही राहुल गांधी अब बनारस में, काशी में जो उन्होंने संबोधन दिया, उसके बाद भाजपाइयों ने जो राहुल गांधी के साथ किया है, वो शायद अखिलेश यादव के साथ जो हुआ था उसको दोहराता है। अखिलेश यादव ने जब 2017 में सत्ता छोड़ी थी यूपी की, जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आवास में दाखिल हुए थे तो उनके घर को गंगा जल से धुलवाया गया था। जैसे शूद्र उस मकान को छोड़ रहा है तो उसको पवित्र करना जरूरी है। राहुल गांधी की छवि को जिस तरह से आईटी सेल के जरिए, भाजपा और तमाम हिंदूवादी संगठनों के जरिए उस छवि को धूमिल किया जाता है, दूषित किया जाता है, विकृत किया जाता है, उसका ही एक और नमूना देखने को मिला गोदौलिया के चौराहे पर कि राहुल गांधी के जाते ही वहां 51 लीटर गंगा जल से छिड़काव किया गया, धुली गई उस जगह को। यह दिखाता है कि हिंदुत्ववादियों के भीतर नफरत कितनी है, पवित्रता का भाव कितना है। यह सदियों से चली आ रही वही मनुवादी मानसिकता है कि जिसमें कोई असहमति रखने वाला व्यक्ति या हमारे विचारों को स्वीकार नहीं करने वाला व्यक्ति या उस उच्च जाति से आने वाला नहीं व्यक्ति, और यहां तो राहुल गांधी थे। लेकिन राहुल गांधी को जिस तरह से विधर्मी तक बना दिया गया, कह दिया गया, उनके जाते ही वही नफरत का पूरा प्रभाव दिखाई पड़ा। अब ऐसे में सवाल यह है कि राहुल गांधी के प्रति ये जो की गई नफरत है वो कहीं बीजेपी पर भारी ना पड़ जाए। और राहुल गांधी के आज काशी के उस यात्रा में पल्लवी पटेल भी मौजूद थी।
आगे की उनकी यात्रा में कई और विपक्ष के दिग्गज शामिल होने वाले हैं। तो सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी आज जो लोगों का दिल जीत रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हुए, दलित आदिवासियों के अधिकारों और उनके शिक्षा नौकरियों की बात करते हुए, कास्ट सेंसस की बात पर वो जो ओबीसी के संसाधनों के बंटवारे की बात करते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं, प्रेस में, न्यायालयों में, विश्वविद्यालयों में, अस्पतालों में कितने ओबीसी हैं, इसकी जब वो बात कर रहे हैं तो वो सामाजिक न्याय के एक ऐसे नायक के तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं जो नेहरू, गांधी, अंबेडकर, कांशीराम, इन सब से कुछ सीख करके आगे बढ़ रहा है। वो राहुल गांधी क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जिता पाएंगे? असली सवाल तो यह है। लोगों का दिल जीतने वाला ये राहुल गांधी क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतेगा? अमेठी से वो चुनाव लड़ेंगे, संभावना ये है, और रायबरेली से प्रियंका गांधी आएंगी। उत्तर प्रदेश में 3 दशक का सूखा है कांग्रेस के लिए। 1989 वो आखिरी साल है जब नरेंद्र तिवारी मुख्यमंत्री थे कांग्रेस पार्टी के, और उसके बाद कांग्रेस जो नीचे गई तो उभर ही नहीं पाई, केवल एक 2009 को छोड़ दें। उसका आधार जो वोट बैंक था, दलित, मुस्लिम और थोड़ा अपर कास्ट ब्राह्मण खास करके, 21.5% दलित, 18% मुस्लिम और 5% के आसपास ब्राह्मण, ये वोट बैंक और कुछ अति पिछड़ी जातियां, इसके जरिए कांग्रेस पार्टी 1989 तक उत्तर प्रदेश में सत्ता में रहती है। लेकिन कांशीराम के मूवमेंट के साथ वो दलित निकल गया, मुलायम सिंह के साथ वो अल्पसंख्यक चला गया, बीजेपी के उभार ने उसके ब्राह्मण वोट बैंक को हथिया लिया, और उसके बाद कुछ बचा नहीं। 2022 के विधानसभा चुनाव में केवल 2 विधायक उसके जीते, लेकिन वोट सिर्फ 2.3% उसको मिला। 2009 का प्रदर्शन बेहतर माना जाता है। 21 लोकसभा सीटें जीती थी कांग्रेस पार्टी ने, और यह तब था जब बेनी प्रसाद वर्मा, पटेलों के, कुर्मियों के बड़े नेता, वो सपा से निकल करके कांग्रेस पार्टी के साथ आए थे। उसकी वजह बनी थी कि कल्याण सिंह को, उनकी पार्टी को मुलायम सिंह ने शामिल कर लिया था। तो एक तरफ तो कल्याण सिंह, जिन्हें बाबरी मस्जिद विध्वंस का गुनहगार माना जाता है, वो मुलायम सिंह के साथ चले गए। जो अल्पसंख्यक वोटर था वो कांग्रेस के साथ आ गया, और तब कांग्रेस को बड़ी सफलता मिलती है, 21 सीटें। और उस साल दोबारा यूपीए की सरकार बनती है। अब जब मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के पास है, बाबू जगजीवन राम के बाद दलितों का एक बहुत बड़ा लीडर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और राहुल गांधी जैसा संघर्षशील और बेहद बौद्धिक और संवेदनशील नेता जो न्याय यात्रा लेकर के निकला है सौहार्द पैदा करने के लिए, ये जो कॉम्बिनेशन है वो क्या गुल खिलाएगा उत्तर प्रदेश में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। शुक्रिया।